स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसका अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष है। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वान ट हाफ गुणांक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वान ट हाफ गुणांक होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वान ट हाफ साहब ने देखा बेटा कि कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य थे जिनको जल में घोलने पर वे दो अलग अलग आयनों में टूट जाते थे, जिससे उनके मोलों की संख्या में वृद्धि हो जाती थी। तथा कुछ ऐसे भी कह सकते हैं यौगिक थे जिनको जल में घोलने पर वे संगुणित हो जाते थे, यानी कि आपस में उनके अणु इकट्ठा हो जाते थे, जिससे उनके मोलों की संख्या में कमी हो जाती थी। ऐसा होने के कारण जो भी कैलकुलेशन यानी कि जो भी अणुसंख्य गुणधर्मों के मान, चाहे वो वाष्प दाब का अवनमन हो, चाहे क्वथनांक का उन्नयन हो, चाहे हिमांक का अवनमन हो या परासरण दाब हो, इन सब का मान जो कैलकुलेट करके निकाला जाता था ना, उसमें डिफरेंस आने लगता था। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए हम किसी भी विलयन में या किसी भी द्रव में NaCl को घोलते हैं, तो जैसे हम NaCl को मान लीजिए जल में घोलते हैं तो यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर NaCl हमने कितना मोल डाला था? 1 मोल। जब इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए 1 मोल है। ठीक है, जो भी सामने लिखा रहता है वो मोल को रिप्रेजेंट करता है या मोल को दर्शाता है। तो हमने 1 मोल NaCl डाल दिया। ठीक। अच्छा, विलयन में जाकर ये क्या हो गया या द्रव में जाकर ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 मोल Na मिल गया और 1 मोल Cl मिल गया, यानी कुल 2 मोल हो गए। 1 और 1 2 मोल हो गए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि आप 1 मोल NaCl को डालना है या घोलना है जल में, तो बताइए वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा। तो आप वहां पर जो मोल का मान रखेंगे बेटा, वो निश्चित तौर पे आप 1 रखेंगे, आप 2 नहीं रखेंगे। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन में मोलों की संख्या दिया रहेगा उसी के आधार पर ना हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ, हमने पानी में डाला 1 मोल नमक और पानी में जाकर हो गया 2 मोल। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हम सवाल को क्वेश्चन को लगा के उत्तर लाएंगे, वो डिफरेंस होगा वास्तविक में से, यानी जो वास्तव में वहां पे प्रैक्टिकली यानी प्रेक्षित मान आएगा, प्रैक्टिकल तौर पे करने पे जो मान आएगा वो हमारे कैलकुलेशन से भिन्न आएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में हमने मोल का मान 1 मोल रखा और विलयन में घोलने के बाद एक्चुअल में वो 2 मोल हो जा रहा है। तो वहां पे जो हमारा कैलकुलेशन के द्वारा मान आएगा उसमें अंतर आना तय है। बातें समझ में आई ना बेटा? आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनको किसी द्रव में घोलने पर या तो उनके अणु टूट जाते हैं या तो उनके अणु जुट जाते हैं। जिनके अणु टूट जाते हैं उनके मोलों की संख्या बढ़ जाती है, जिनके अणु जुड़ जाते हैं उनके मोलों की संख्या घट जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। धोखा क्या होता है, क्वेश्चन में जो मोलों की संख्या का मान दिया रहता है या उसी के अनुसार जो हम अणुभार कैलकुलेट करते हैं उसमें डिफरेंस आने लगता है। उस मान के अनुसार जो हम सवाल को लगाते हैं उसके उत्तर और जो प्रैक्टिकली तौर पे वास्तव में उस विलयन के अंदर होता है उसके उत्तर में अंतर आने लगता है। और इसी समस्या के समाधान के लिए वान ट हाफ साहब ने एक गुणांक दिया और उसी को हम कहते हैं वान ट हाफ गुणांक। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण भी लिया, NaCl है और इसको हम जब जल में घोलते हैं तो 2 मोल हो जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए बेटा यहाँ पे CH3COOH है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एथेनोइक अम्ल कह सकते हैं, 2 कार्बन वाला ओइक अम्ल। तो अगर इसके हम 2 अणु को पानी में घोलते हैं ना, ठीक है बेटा, इसके 2 अणु को, एथेनोइक अम्ल के 2 अणु को पानी में घोला जाए तो ये आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके से, और ये 1 मोल हो गया। हमने घोला 2 मोल एथेनोइक अम्ल, लेकिन ये संगुणित होकर कितना मोल हो गया? 1 मोल हो गया। ऐसी कंडीशन में जब हम सवाल को लगाएंगे तो हम 2 मोल के अनुसार सवाल को हल करेंगे, लेकिन जो प्रेक्षित मान आएगा वो 1 मोल के हिसाब से आएगा, क्योंकि हमने जाना था 2 मोल
घोला है और वहां पे जाकर वो 1 मोल हो गया, तो ये धोखा हो गया। इसी धोखा से निपटने के लिए वान ठाप साहब ने हमको एक गुणांक दिया और उसी को हम कहते हैं वान ठाप गुणांक। ठीक है, तो वान ठाप गुणांक को पढ़ने से पहले हम असामान्य मोलर द्रव्यमान को पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है आइए पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है जब किसी विलेय को, ठीक है, जैसे ये विलेय है, ये विलेय है, जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में संगुणन हो जाता है, जैसे यहाँ पे जुड़ जाता है, या वियोजन हो जाता है, या ऐसे वियोजन हो जाता है, या तो संगुणन होगा या तो वियोजन होगा, जिसके कारण अणुसंघ के गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। जो अणुसंघ के गुणों के सूत्रों से, जैसे कि वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हमने सबके लिए फार्मूला दिया है ना, उस फार्मूले से जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से मोलर द्रव्यमान में डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। अर्थात संगुणन पर अणुसंघ के गुणों के में कमी आ जाएगी। अगर जुड़ जाएगा तो जो अणुसंघ के गुण का मान निकालेंगे सूत्र की सहायता से वो कम आने लगेगा, जबकि वियोजन होने पे अणुसंघ के गुण धर्म बढ़ जाता है। जब ये अलग अलग होगा, 1 मोल था 2 मोल हो जाएगा, तो जो अणुसंघ के गुणधर्म का हम मान निकालेंगे उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, हमारे निकालने से और प्रेक्षित से बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अरे भाई हम 1 मोल रख के निकालेंगे और यहाँ पे 2 मोल हो जा रहा है तो मान बढ़ जाएगा ना, इसी को कहते हैं बेटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा यौगिक जिसको पानी में घोलने पे या तो वियोजित हो जाए या तो संगुणित हो जाए, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे और जो प्रेक्षित मान आएगा उसमें अंतर आने लगेगा, इसी को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। और इसको वान ठाप साहब ने कैसे दूर किया आइए उसको समझते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ लिया। प्रॉब्लम जो हमारे सामने थी कि हम 1 मोल घोल रहे थे और हो जा रहा था 2 मोल, या 2 मोल घोल रहे थे हो जा रहा था 1 मोल, तो कैलकुलेशन में जो अंतर आ रहा था उसको ठीक करने के लिए वान ठाप साहब ने एक गुणांक दिया और उन्होंने ये कहा कि हर सूत्र में इस गुणांक को लगा दो, जो अंतर है ना, जो गड़बड़ी है वो सही हो जाएगा। हर सूत्र में इस गुणांक को लगा दो, जो गड़बड़ी है वो सही हो जाएगा। और उस गुणांक क्या है, वान ठाप गुणांक, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। आई बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। जैसे NaCl है और हमने जब इसको द्रव में घोला तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा। ठीक है, तो वियोजन या संगुणन के बाद कणों, आई का मान कितना आएगा, यहाँ पर आई का मान आएगा इधर कितना है, संगुणन के या वियोजन के बाद कणों की संख्या। यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ लिखेंगे 2 और बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, पहले कितना था 1 कण, तो यहाँ पर आई का मान हो जाएगा 2/1। ठीक है, और इसी आई का मान फार्मूले में रख देंगे, उस फार्मूले के साथ इसका गुणा कर देंगे, तो वो जो गड़बड़ी आ रही है ना बेटा वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो मान में गड़बड़ी आ रही है वो सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको इसका निकालना है बेटा वाष्पदाब का अवनमन। ठीक है, कि हमें एक प्रश्न है हमारे सामने कि हम इसको जल में इस NaCl को घोलते हैं तो वाष्पदाब में अवनमन कितना होगा। तो वहां पे हम जनरली सूत्र आपको बताए हैं, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई बाई M2 अपॉन W2। यही फार्मूला था बेटा। जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब हम घोल रहे थे 1 मोल हो जा रहा था 2 मोल, इसको ठीक करने के लिए हम इसी फार्मूले में वान ठाप गुणांक का गुणा कर देंगे, ऐसे बराबर यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे W1 अपॉन M1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई M2 अपॉन W2। अब यहाँ पर जब आई का गुणा कर देंगे यानी 2/1 का गुणा कर देंगे, आप खुद दिमाग लगाइए कि जो 1 मोल के कारण 2 मोल हो रहा था और जब हम वहां 2/1 का गुणा कर देंगे तो ये जो गड़बड़ी आ रही थी 1 मोल पर आ रही थी, उधर हो जा रहा था 2 मोल, अब उधर 2 का गुणा हो गया, हमारा गड़बड़ी ठीक आएगी, हमारे गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा। अरे भाई 1 मोल के अनुसार हम निकाल रहे थे और जबकि हो रहा था 2 मोल, अब जब वान ठाप का गुणांक का गुणा कर दिए तब इधर 2 का जाके गुणा हो जा रहा है,
तो वो जो गड़बड़ियां आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से वन ठाप साहब ने इस समस्या का सलूशन दे दिया। उसी तरीके से मान लीजिए जो हमारा, चलिए बेटा इसको तो मिटाते हैं। उसी तरीके से CH3COOH के जो 2 मोल हम घोल रहे थे तो कितना हो जा रहा था, वो हमने कहा कि जुड़कर 1 मोल हो जाता है, ऐसे जुड़ जाता है, उसके अणु आपस में जुड़ जाते हैं। यहां पर वन ठाप गुणांक का मान कितना आएगा, I इक्वल टू आपका आ जाएगा प्रेक्षित वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, बाद कितना है 1, और वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या ये है 2। अब यहाँ पर I का मान आ गया 1/2। अब जो हम कैलकुलेशन निकाल रहे थे वो 2 के हिसाब से निकाल रहे थे, तो 2 के हिसाब से उत्तर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जाके वो 1 हो जा रहा है, आधा हो जा रहा था, तो उत्तर आधा आना चाहिए था। अब जब वन ठाप गुणांक का गुणा कर देंगे तो उत्तर आधा हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे दुगुना होगा तब भी वन ठाप गुणांक काम कर रहा है, और आधा हो रहा है तब भी वन ठाप गुणांक काम कर रहा है। तो ये बहुत ही मस्त सा उन्होंने हमको फार्मूला दे दिया, या हमको बहुत ही अच्छा सा एक गुणांक दे दिया, जिसका प्रयोग हम हर फार्मूले में करेंगे, और उसका गुणांक का प्रयोग करने के बाद वो जो गड़बड़ियां आ रही थी, जो समस्या आ रही थी, उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो आइए हम उस फार्मूले को अब वन ठाप गुणांक के अनुसार सारे फार्मूले को लिख दे रहा हूं। प्रयोग करते हुए सारे सूत्र को ठीक कर दिया है। अब यहाँ देखिए वाष्प दाब के अवनमन के लिए हम जो फार्मूला लगा रहे थे P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 गुणे M2 अपॉन W2, वहां पर केवल I का हम गुणा कर देंगे, तो वन ठाप गुणांक का गुणा करने से वो जो दिक्कतें वो ठीक हो जाएंगी। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन के लिए, तो क्वथनांक के उन्नयन के लिए हम सूत्र लगा रहे थे डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। अब वहां पर भी हमने I का गुणा कर दिया, यानी वन ठाप गुणांक का गुणा कर दिया। उसी तरीके से हिमांक के अवनमन के लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M था, यहाँ पर भी हमने I का गुणा कर दिया। और परासरण दाब के लिए हमने पाई इज इक्वल टू CRT था, हमने वहां पर भी I का गुणा कर दिया। तो इस तरीके से वन ठाप गुणांक का गुणा कर देने से वो जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसको आप नोट में, टॉपिक हमारा है समपराशरी विलयन क्या होता है। एक प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछता है कि समपराशरी विलयन क्या होता है। तो लिखा हुआ भिन्न पदार्थों वाले 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। 2 विलयन, ठीक है, जिनके परासरण दाब क्या होता है ये तो आप पढ़ ही लिए हो, ठीक है। परासरण की क्रिया को बंद करने के लिए जो आवश्यक दाब होता है, रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। तो 2 विलयन हमारे पास है, अगर दोनों का परासरण दाब सेम है, समान तापमान पर 2 भिन्न पदार्थों वाले विलयनों के यदि परासरण दाब समान है, इसका भी परासरण दाब, इसमें भी परासरण को क्रिया को रोकने के लिए उतना ही दाब लगाना पड़ेगा जितना इसमें लगाना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ये दोनों विलयन समपराशरी विलयन होते हैं। समपराशरी विलयन क्या होता है बेटा, तो 2 भिन्न पदार्थों वाले ऐसे विलयन जिनके सामान्य ताप पर या एक समान ताप पर परासरण दाब समान होता है उनको हम कहते हैं समपराशरी विलयन, ठीक है। अगर दोनों विलयन समपराशरी हैं तो ठीक है, अगर इसमें ये समपराशरी नहीं हुए तो ये जान लीजिए कि एक विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा, एक विलयन का परासरण दाब अधिक और दूसरे विलयन का परासरण दाब कम होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है परासरण दाब में तो एक विलयन का परासरण दाब अधिक होगा और एक विलयन का परासरण दाब कम होगा। तो जिस भी विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसको कहेंगे अतिपराशरी विलयन। क्या बोलेंगे बेटा, अतिपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन, याद रखिएगा। अगर जब 2 विलयन समपराशरी नहीं है तो उसमें से जिस विलयन का जो हमारा क्या कहते हैं परासरण दाब अधिक होता है उसको बोलेंगे अतिपराशरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको बोलते हैं बेटा अद्ध पराशरी विलयन। याद रखिएगा अद्ध पराशरी विलयन, ठीक है। तो जब 2 विलयन का परासरण दाब समान नहीं है
तो जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उसको बोलेंगे अति परासरी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसको बोलेंगे अद्ध परासरी विलयन। तो इस प्रकार ये विलयन नामक चैप्टर का जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम अगले क्लास से सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी फेयर कॉपी को पूरी तरीके से मेंटेन कर लीजिए। इन सभी वीडियो को हम एक प्लेलिस्ट में रख देते हैं और उस प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल से अपलोड कर लीजिएगा, और सारे क्लास को क्लास वाइज या वीडियो को एक सीरीज क्रम में देखिएगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से विलयन नामक चैप्टर की समझ उत्पन्न होगी, और तभी जाके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका